अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का वेरी फर्स्ट टॉपिक हमारे पास मौजूद है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। हमारे चैप्टर का नाम ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मसाइल का हल। इस चैप्टर के अंदर हम 2 से 3 स्ट्रेटजीज़ पढ़ेंगे, जिन स्ट्रेटजीज़ को हम फॉलो करके अपने प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स वो नहीं है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स वो हैं जो एक प्रोग्राम को डेवलप करने के दौरान हमें आती हैं। एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के दौरान जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हमने किस तरह से फेस करना है और किस तरह से रिज़ॉल्व करना है, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक सॉफ्टवेयर को ओरिजिन से लेके और टर्मिनेशन तक हम किस तरह से लेके चलते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, हम वो देखने जा रहे हैं। जी, तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए आप, आ स्किल विच इज़ डिवेलप्ड बाय फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। ये एक हुनर, एक महारत होती है जिसके ज़रिए जो इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करके बन जाती है हमारे पास। ठीक है, अब ये स्टेप्स क्या हैं? ये वो स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को हम सीक्वेंस वाइज अगर फॉलो करें तो हमारी वो प्रॉब्लम का हल निकल आता है। या फिर हमने एक नया सिस्टम डेवलप करना है, एक नया सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए हमें इन स्टेप्स को सीक्वेंस वाइज फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या है? सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जैसे पेपर के अंदर आपको क्वेश्चंस आते हैं, आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आता है तो आपके सामने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं। तो जब तक आप उस क्वेश्चन को समझते नहीं हैं, तब तक आप उसका आंसर नहीं दे सकते। ऐसा नहीं होता कि आपने क्वेश्चन याद किया हो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये था, क्वेश्चन 3 का ये था, क्वेश्चन 4 का ये था। आप जब तक क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, उसकी नेचर को नहीं समझेंगे, तब तक आप उसका आंसर नहीं दे सकते। यही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मुराद कि आप करना क्या चाह रहे हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर आप करना क्या चाह रहे हैं? आप एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी कि यू आर गोइंग टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में। एक तो या तो आप 2 काम कर रहे हैं ना, या तो आप एरर रिमूव करने जा रहे हैं, कोई मसला है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं, दूसरा आप नया सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। तो अगर नया सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो इसका मतलब आपको अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी ये होगी कि आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, आपको पता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई एरर रिमूव करने जा रहे हैं तो फिर आपको अपने एरर का पता होना चाहिए कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो प्रॉब्लम ऑब्जर्व केयरफुली, इसके अंदर हम देखते हैं बहुत एहतियात के साथ और गौर व फिक्र के साथ अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। मेजर एरियाज़ आर फोकस्ड, और उस प्रॉब्लम के जो मेजर एरियाज़ होते हैं, उस प्रॉब्लम का जो मेन फोकस्ड एरिया होता है, उस पर हम नज़रसानी करते हैं, और जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसे हम फिल्टर आउट कर देते हैं, उसे निकाल बाहर फेंकते हैं। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल अगर मैं देखूं तो डेवलपिंग आ सिंपल कैलकुलेटर। अगर आप एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ फोकस करना है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे। आपको इस चीज़ से फोकस नहीं करना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन 30 पे क्या होता है, टेन 30 पे क्या होता है। आपको मेजर, क्योंकि आप एक सिंपल कैलकुलेटर डेवलप करने चाह रहे हैं, तो सिंपल कैलकुलेटर में 4 चीज़ें आपने फोकस करनी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है जी स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। हमारे बहुत से यूज़र जो एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जा रहे होते हैं, उन्हें बेसिकली वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अच्छी तरह से। तो रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? रिक्वायरमेंट्स बेसिकली क्या है कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इस स्टेप के अंदर आपने उस के तमाम फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करना है। आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या लेना चाह रहे हैं। जैसे कि आपको मैं मिसाल दूं तो आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपके सामने जब डेस्कटॉप अपीयर हो जाता है तो आपकी जो लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर है वहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, जो आपका राइट बॉटम कॉर्नर है वो वहाँ पे आपके टाइम और आपकी नोटिफिकेशन पेन आ रही होती है, और जो बाकी डेस्कटॉप के ऊपर आपकी लेफ़्ट साइड पे आइकन्स आ रहे होते हैं। तो ये एक फ़ीचर्स है ना सारे, देखें स्टार्ट बटन इस तरफ है, नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन पेन इस तरफ, ऐसा भी तो हो सकता था कि नोटिफिकेशन पेन ऊपर चली जाए, आइकन्स आपके नीचे अलाइन हो जाए, स्टार्ट बटन आपका बिल्कुल डेस्कटॉप के सेंटर में आ जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता था ना। लेकिन हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को पहले ही रखा कि हमने यहाँ पे टास्क पेन को यहाँ पे रखना है, नोटिफिकेशन पेन को यहाँ पे रखना है, स्टार्ट बटन को यहाँ पे रखना है। तो अगर आप गैर वाजिया तसव्वुर लेके रिक्वायरमेंट्स का आएंगे तो फिर आप एक रॉन्ग सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे जो आपके सॉफ्टवेयर के लिए अच्छा साबित बाद में नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। दिस स्टेज डिमांड्स टू मेक क्लियर द यूज़र रिक्वायरमेंट्स। ये आपको बता दिया मैंने कि यूज़र रिक्वायरमेंट्स जो है, जो वो चाह रहा है कि मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ें डेवलप करनी है, वो उसे एकदम क्लियर होनी चाहिए, हर लिहाज से क्लियर होनी चाहिए। एंड फीचर्स ऑफ द सिस्टम, वो भी आपको बता दिया कि सिस्टम के जो फीचर्स आप उसमें ऐड करना चाह रहे हैं वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए और क्लियरली आप उसे डिस्क्राइब करें, ठीक है जी स्टूडेंट्स। स्टेप नंबर 3 बढ़ते हैं हम अपने, एनालाइज द प्रॉब्लम को एनालाइज करना। इसमें क्या है स्टूडेंट, एनालाइज द प्रॉब्लम, इसके अंदर हम अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को डिवाइड करके सब प्रॉब्लम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम होती है और उसके हम छोटे छोटे टुकड़े करके उसे 10 हिस्सों में बांट देते हैं ताकि उन छोटे छोटे हिस्सों को आसानी से सॉल्व किया जाए और एक बड़ा सोल्यूशन हमारे सामने आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखें, विच लीड्स टू सिंपल सोल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड टॉप डाउन डिज़ाइन। जब हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो इस सिस्टम को और इस अप्रोच को हम कहते हैं, ये हमारी टॉप टू डाउन अप्रोच है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ, डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। यहाँ पे आपके सिस्टम का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि अपने सिस्टम, अच्छा यहाँ पे मैं इस स्टेप को एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जब आप अपने कंप्यूटर को प्रॉब्लम रिजॉल्व करने जा रहे हैं तो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे मैं आपको स्टेप्स के अंदर बताया कि आपको पता होना चाहिए किन एरियाज़ पे फोकस करना है, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना है। लेकिन ये सिर्फ आपने लिखना नहीं है या इसको डॉक्यूमेंट नहीं करना, इसके लिए कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए और सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपको एक कंप्यूटर लैंग्वेज के ऊपर महारत हासिल होनी चाहिए। जो मोस्टली आजकल हर लैंग्वेज की जो बेसिक लैंग्वेज है C++ जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेसिक, वही आप भी इसमें यूज़ करेंगे, उस पे महारत होना बहुत ज़रूरी है। तो इस स्टेप के अंदर आप एक एल्गोरिदम बनाना चाह रहे हैं। एल्गोरिदम से मुराद ये है कि आप वो जो छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स आपने बनाई थी वो सारी दोबारा से कंबाइन करके हमने उनका, चूँकि वो प्रॉब्लम्स थी छोटी छोटी डिवाइड की और उनको सॉल्व करके हमने एक बड़ा सोल्यूशन बना लिया। अब वो बड़ा जो सोल्यूशन बना है उसे हमने एक स्टेप में कन्वर्ट किया है, जिस स्टेप को हम बाद में अपनी कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे। कोडिंग से मुराद है कि उसी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे जो कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर हमने कोडिंग करनी है, ठीक है। तो अब एल्गोरिदम बनेगा। एल्गोरिदम बेसिकली स्टेप टूवर्ड्स कोडिंग है। आप कोडिंग करने जा रहे हैं, कंप्यूटर के साथ उसी की ज़ुबान में इंटरेक्ट करने जा रहे हैं और कंप्यूटर के साथ उसी की ज़ुबान में इंटरेक्ट करने के मेथड की तरफ ये एक स्टेप है जिसे हम कहते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। तो एल्गोरिदम बन जाता है, आपके स्टेप्स बन जाते हैं, उन स्टेप्स को एक एक करके आप फिर C लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं हम अपने इसी स्टेप का जो दूसरा पार्ट है हमारे पास, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बेसिकली आपके प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करता है। प्रोग्राम का फ़्लो किस तरफ जा रहा है, इससे मुराद ये है कि दोबारा वही एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर वाली। जो हमने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले अगर हमारा डेल का लैपटॉप है तो हमारे सामने डेल का मोनोग्राम आ जाता है। अगर HP का लैपटॉप है तो हमारे साथ HP का मोनोग्राम आ जाता है। इसी तरह जिस कंपनी के लैपटॉप्स हैं उनका मोनोग्राम ऊपर आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद विंडोज़ का मोनोग्राम हमारे सामने आ जाता है और उसके बाद हमारे डेस्कटॉप का आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली फ़्लो बता रहा है, फ़्लो चार्ट बनता है, उसमें पता चलता है कि फ़र्स्ट स्टेप में ये प्रोग्राम जब रन करेगा तो पहले स्टेप में ये परफॉर्म होगा, दूसरे स्टेप में ये परफॉर्म होगा और तीसरे स्टेप में ये वाला काम परफॉर्म होगा, ठीक है। ये बेसिकली आपके प्रोग्राम का फ़्लो बता रहा है। आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं उसका फ़्लो बता रहा है कि सॉफ्टवेयर को आप जब ओपन करेंगे तो पहले स्टेप में ये परफॉर्म होगा, फिर ये परफॉर्म होगा, फिर ये। इसकी और एग्जाम्पल एक हम और लें तो जैसे आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स फेसबुक का इस्तेमाल करते होंगे, तो जैसे ही आप फेसबुक को ओपन करते हैं तो आपके सामने लॉगिन पेज आ जाता है जिसके ऊपर आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के उसे लॉगिन करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, आपने लॉगिन और पासवर्ड लिखना है, फिर ओके करेंगे, फिर आप फेसबुक के इंटरफेस पे आ जाएंगे, वहाँ पे आप स्क्रॉलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं।
अगला सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप हमारा होता है कोडिंग। कोडिंग के अंदर क्या करना होता है स्टूडेंट्स, जो एल्गोरिदम हमने बना दिया, लेट्स सपोज मेरे एल्गोरिदम के 10 स्टेप्स थे, तो मैंने हर एक स्टेप को अब सीक्वेंस वाइज कन्वर्ट करना है अपनी कोडिंग के अंदर, ठीक है। एल्गोरिदम को अगर आप रीड करें तो आपको समझ आ जाएगा क्योंकि वो मोस्टली इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, लेकिन अब इसे हमने कन्वर्ट करना है सी लैंग्वेज के अंदर, जो कि कंप्यूटर की ज़ुबान है। उसे प्रोग्रामर्स लिखते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो उसी लैंग्वेज का सिंटैक्स अगर जानते होंगे तो तभी उसे लिख पाएंगे। स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज का जो प्रोग्रामर जिस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को लिखेगा, वो अगर उसका सिंटैक्स नहीं जानता तो वो प्रोग्राम को नहीं लिख पाएगा, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास किसी भी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज को बोलने के कुछ आदाब होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के कुछ आदाब होते हैं, इसी तरह सी लैंग्वेज को भी यूज़ करने के कुछ आदाब होते हैं। अगर वो आदाब आपको नहीं पता तो आप उसे बोल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली सिंटैक्स उसी को कहते हैं कि आप वो बोलने का तरीका आना चाहिए। आप अगर इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में अगर आपका एक्सेंट अच्छा नहीं है तो फ़ौरन हमें पता चल जाता है कि ये इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन नहीं है। सेम इसी तरह अगर आप सी लैंग्वेज का सिंटैक्स नहीं जानते तो आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग और कोडिंग नहीं कर सकते जी। आगे चलते हैं स्टूडेंट, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। कोडिंग के बाद आपका प्रोग्राम तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद उसे टेस्टिंग की जाती है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग से मुराद है कि चेक किया जाता है कि जो रिक्वायरमेंट्स मैंने इस स्टेप के अंदर स्पेसिफाई की थी क्या वो यहाँ पे पूरी हो रही हैं, मेरे प्रोग्राम का और सॉफ्टवेयर का जो मकसद था क्या वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं हर एक फीचर को बार बार टेस्ट करूँगा और अगर कोई एरर उसमें आ रहा होगा तो मैं उसे साथ डीबग भी करूँगा। डीबगिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप एरर्स को रिमूव करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप हमारे पास टेस्टिंग एंड डिबगिंग के बाद जो हमारे पास स्टेप आता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन। आपका प्रोग्राम तैयार हो गया, उसके बाद आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी दूसरे सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या किसी तीसरे सिस्टम में, या आप एक पूरी लैब के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हर सिस्टम पे आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और लास्ट स्टेप हमारे पास होता है डॉक्यूमेंटेशन। आप अगर एक प्रोग्राम बना रहे हैं, लेट्स सपोज आप किसी एक इंस्टीट्यूशन में हैं और आप डेली बेसिस पे प्रोग्राम्स बना रहे हैं और आपका जो मैनेजर है आपको 10 दिन के बाद पूछता है कि मैंने फ़लाँ दिन जो प्रोग्राम दिया था मुझे बता दें उसमें आपने जो फ़लाँ वेरिएबल यूज़ किया था वो किस लिए किया था, तो मुझे फ़ौरन से नहीं याद आएगा जब तक मैं उस प्रोग्राम को दोबारा से थॉरोली रीड नहीं करूँगा। इसीलिए आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। अगर आप कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं तो उस एक लाइन आप लिखते हैं उसके आगे आप डॉक्यूमेंटेशन उसकी बनाते हैं कि मैंने इसके अंदर फ़लाँ वेरिएबल फ़लाँ मकसद के लिए यूज़ किया और फ़लाँ वेरिएबल फ़लाँ मकसद के लिए यूज़ किया। इसी तरह पूरे प्रोग्राम को आप डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि बाद में उसमें अगर कोई एरर आ रहा है तो उसे आप आसानी से डीबग कर सकें। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।